की भागदौड़ में जब छूट जाए। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे सौगंध सिंधु की। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसला किया था कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए तड़पाएंगे, यानी कि जो सिंधु जल समझौता है उसको होल्ड जो किया था अब उस पर अमल होना शुरू हो गया है। तो जो लोग भारत के अंदर भी कुछ लोग बात उठा रहे थे कि कब रोकेंगे पानी, अब उनको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले इसी की बात करेंगे, खास मेहमान भी इसमें जुड़ेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि पाकिस्तान टीवी के लिए भारत के अंदर कुछ पसंदीदा नेता हैं, उनके बाद उनको बड़े रास उनकी बातें आ रही हैं। ताजा नया नाम है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का। इसके पहले सिद्धारमैया भी छा चुके हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता भी छा चुके हैं। तो राफेल पर जब सवाल उठाया अजय राय ने तो पाकिस्तान टीवी ने हाथों हाथ लिया। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि मुर्शिदाबाद में जो एक तरफा दंगा के पीड़ित हिंदू थे क्या हिंदू हैं दंगा पीड़ित, उनके ऊपर ममता इतनी देरी से क्यों बरस रही है। ममता बनर्जी आज गई है मिलने के लिए। इस बीच राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंपी है केंद्र को और उसमें एक विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन भी सुझाया है। ये सारी बातें होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का एक और सख्त संदेश। बने बगलेहार और सलाल बांध के सभी गेट बंद कर सरकार ने नदी का पाकिस्तान की ओर बहाव रोका। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब बताते हुए सरकार के फैसले का किया पुरजोर समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों को 5 IED के अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद। आतंक के खिलाफ भारत के आक्रामक अभियान से घबराए पाकिस्तान ने 11वें दिन में LOC पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, तो भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब। भारत के दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। राजनाथ सिंह ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जापान को दिया धन्यवाद। भाजपा ने शुरू किया वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वक्फ की संपत्ति पर बताया गरीब मुसलमानों का हक। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर इस कानून को बताया था पूरी तरह से संवैधानिक। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को खिलौना कहा तो पाकिस्तान टीवी ने कहा शाबाश। तो बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बोला करारा हमला। और मुर्शिदाबाद दंगा के पीड़ितों से करीब 1 महीने बाद मिल रही हैं सीएम ममता। राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ ही राष्ट्रपति शासन का भी सुझाया विकल्प। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे भारत के जल प्रहार की, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को तड़पाने का फैसला किया था। सिंधु जल समझौते को होल्ड करके उस पर अमल होना शुरू हो गया है। सौगंध सिंधु की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किए जाने के भारत के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान माना था। जो लोग भारत के अंदर भी और पाकिस्तान में भी पानी रोकने को भारत की क्षमता पर शक कर रहे थे कि कैसे रोकेंगे पानी इतनी जल्दी,
वो आज पाकिस्तान की ओर बहने वाली सूखी दरिया को देख रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पानी रोका जाता है। पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी का पानी रुक गया है। अब भारत ने चिनाब नदी की धारा को रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल बांध को बंद कर दिया है और बांध बंद होने के बाद यहां से बहने वाली दरिया बिल्कुल सूखी नजर आने लगी है। यह वही भारत है जिसने साल 1965, 1971 और 1999 के जंग के बावजूद सिंधु जल समझौता को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन आज का भारत है वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जल प्रहार करना शुरू कर चुका है। जानकार मानते हैं कि कूटनीतिक तौर पर यह डिप्लोमेटिक एक्शन पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो जाहिर है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ वो कठमुल्ला जनरल मुनीर ही है। पाकिस्तान के लोग भी अब मानने लगे हैं कि इस जनरल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जानकारों की माने तो बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है और इसका डेटा शेयर करना अब भारत की बाध्यता नहीं है। नहीं करेंगे शेयर। कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाला कठमुल्ला जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में आम लोगों के गले की प्यास बुझाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। तो पाकिस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का सिंधु जल समझौता पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े ही पाकिस्तान की कमर को तोड़ देने वाला है। बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या उनका खून, तो पाकिस्तान के उन्माद को समझा जा सकता है। इस बार भारत ने करके दिखा दिया है कि खून और पानी एक साथ तो नहीं बहेंगे। अब जीडीपी की जरा बात कीजिए कि पाकिस्तान जो है उसका कृषि का योगदान वहां पर उसमें 24% है, करीब 1/4। और वो देश ऐसा है जो 62% का जीडीपी तो कर्ज के सूद में ब्याज में दे देता है। तो ऐसे हालात में मुफ्त पानी के मिल रहे स्रोत को रोकने का अंदाजा पाकिस्तान ही बेहतर लगा सकता है। और इन सब के बीच ग्लेशियर के जानकार मानते हैं कि भारत को सिंधु जल समझौता पर पुनर्विचार करना भारत के लिए समय की मांग है। भारत ने कर दिया है। वर्ल्ड बैंक को नोटिस देकर पाकिस्तान हर बार जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाता रहा था। भारत ने इस बार इस सुलह मशवरे के पाकिस्तान की सियासी चाल को बेनकाब कर दिया है। तो इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही पाक से बदला लिया जा रहा है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कुछ कह रहे हैं वो आप जरूर समझ रहे होंगे। और पहलगाम मामले में रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि जनता के धैर्य का परिणाम अच्छा आएगा। ये जो समय लिया जा रहा है वो जाहिर है कि एक रणनीति के तहत
किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए ये कार्रवाई मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी निसंदेह करने जा रहा है। जनता का जो धैर्य है वो जाहिर है कि उसका फल अच्छा मिलेगा और जनता को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भारत की सरकार में और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र में भरोसा रखने की आवश्यकता है और हमें लगातार एकताबद्ध होकर के हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध की जा रही है उसका पूरा समर्थन करने की भी आवश्यकता है। तो ये जो पाकिस्तान का जल प्रहार है, पाकिस्तान पर ये जल प्रहार शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि होगा कैसे इतनी जल्दी, शुरू हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। और साथ में मैं इनके बारे में बता दूं कि सिंधु जल समझौता के जिसे कहते हैं ना कि पारंगत विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आपका। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी के पास सीधे चलता हूं। डॉक्टर मल्होत्रा, जब यह फैसला लिया गया था तो पाकिस्तान भी कह रहा था, भारत के अंदर भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये कोई नल है कि इसका इधर से टोटी बंद किया उधर उसको चालू कर दिया, इतनी जल्दी नहीं, इसमें तो 15 साल 20 साल लगेंगे, ये तो यूं ही एक सिगुफा छोड़ दिया है पानी रोकने का और आज उस पर अमल शुरू हो गया है। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, तो ये उन लोगों को जवाब है कि देखो कैसे तैयारी थी पहले से और आगे के लिए अगर और पूरी तरह से बंद करना हो तो उसकी भी तैयारी चल रही है। डॉक्टर मल्होत्रा, देखिए, ऐसा है कि जब ये डिसीजन लिया गया तो सही बात है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और अपने देश का मजाक उड़ाया था कि ये कैसा फैसला लिया गया है। पर आज जैसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, जम्मू के पास एक टाउन है जिसका नाम अखनूर है, अखनूर से चेनाब बहता है। चेनाब का स्तर इतना अखनूर में होता है कि नाव से पार करना पड़ता है, पर आज उधर जल स्तर इतना नीचे चला गया कि लोग पैदल चेनाब को क्रॉस कर रहे हैं। तो मतलब कि एक डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो तो इस सरकार को भी भांति पता है, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत जो है वो इस डायरेक्शन में काम भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में हमें और कुछ काम करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि विशेषज्ञों के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई है उस टाइम पे जल स्तर कितना था, जो 3 रिवर्स पाकिस्तान को दी गई उनका जल स्तर कितना था, जो 3 रिवर्स इंडिया को दी गई जल स्तर कितना था। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अतुल कुलकर्णी, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर देखा जाए कहने के लिए 20% पानी जो है वो भारत को दिया गया है, पर अगर आज का स्तर देखा जाए, उन रिवर्स में सेडिमेंटेशन देखी जाए और जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग फास्ट हो रही है ईस्टर्न रिवर्स पे, रावी, ब्यास और सतलुज पे, तो वो जल स्तर सिर्फ 5% रह गया है। तो जो उस टाइम पे ट्रीटी साइन हुई है उस ट्रीटी में भी एक प्रावधान है सेक्शन 12, जिसके तहत इंडिया ने नोटिस भी इशू किए हैं कि इस ट्रीटी को रिव्यू किया जा सकता है। तो मतलब कि मुझे लगता है कि ये ट्रीटी फैक्चुअली रिव्यू होनी चाहिए और इंडिया जो भी कर रहा है वो लीगल तरीके से कर रहा है और इसको करना चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं यहाँ पर आपको माफी के साथ जरा रोकूंगा, फिर मैं आपके पास जरूर लौटूंगा और इस पर बात करेंगे हम। लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खास चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है इस टेलीफोन पर हुई बातचीत में, और साफ तौर पर बोला है पुतिन ने भी कि दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, इस पर जोर दिया है। भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बात हुई है इस दौरान, टेलीफोन पर बातचीत के दौरान। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम हमले के जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए ये अपना पूरा समर्थन दिया। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन
अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये जो बातचीत हुई है, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने पुरजोर समर्थन किया है कि पहलगाम हमले के दोषियों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक समर्थन इसे माना जाएगा। अखिलेश, हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, अभी पिछले सप्ताह लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फोन किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को, और आज व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति ने फोन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो निश्चित तौर पे रूस के अंदर एक जबरदस्त फीलिंग है कि भारत के साथ अन्याय हुआ है और भारत के खिलाफ जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला है वो एक दुर्दांत हमला है। पुतिन जो अपने फोन में जो खास बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं भारत को पूरी तरह समर्थन देता हूँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात पे कहा कि इस जो दुर्दांत घटना है उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, उसको जो बढ़ावा देने वाले हैं, वो उनको भी कह सकते हैं कि सजा देनी चाहिए, यह उन्होंने साफ साफ बात कही है। और जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे, उसी बात को पुतिन ने आज उस पूरी बात पर समर्थन किया है। कोई उन्होंने हीला हवाला नहीं दिया है, कोई उन्होंने शांति और कोई समझौते की बात नहीं कही है। साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवादी घटना जो हुई है भारत के खिलाफ, उसमें हम भारत का पूरी तरह समर्थन देते हैं, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले उनके सहयोगी हैं, उनके खिलाफ उनको सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से अखिलेश, जिस तरह से ये समर्थन मिला है, निश्चित रूप से जो दुनिया में भारत का पोजीशन है, और खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने पोजीशन लिया है, उसके लिए इसको एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ा उछाल माना जाएगा, जो कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से समर्थन के रूप में मिला है। अखिलेश, निश्चित तौर पे एक बड़ा उछाल माना जाएगा, क्योंकि देखिए दुनिया के सारे देशों की निगाह भारत पर इसलिए लगी हुई थी कि भारत लगातार विकासमान है। भारत में हर देश को निवेश चाहिए, भारत में हर देश को प्रवेश चाहिए भारत के बाजार में। और ऐसे में पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इससे सभी देशों को पाकिस्तान के प्रति निराशा हुई है कि भारत के खिलाफ यह कदम उठाने का मतलब है कि भारत के साथ जो दोस्ती बढ़ रही थी दुनिया के अधिकांश देशों की, उस दोस्ती पर किसी न किसी तरीके से व्यवधान पहुंचेगा। जो आर्थिक गतिशीलता है, उस गतिशीलता पर व्यवधान पहुंचेगा। और इसीलिए जो है कि भारत की जो पूरी पोजीशनिंग थी पूरी दुनिया में, विश्व बंधु की पोजीशनिंग थी, पूरी दुनिया में विकासमान राष्ट्र के रूप में पोजीशनिंग थी, ठीक है, और उस पर पाकिस्तान ने हमला किया, दुनिया को निराश किया है पाकिस्तान ने, और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस तरह की साफ गोई से बात की है। बिल्कुल, ये बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है और इस एक्शन में उसको समर्थन भी मिल रहा है, और एक एक्शन जो है उस पर तो अमल भी शुरू हो गया है, यानी कि जो सिंधु जल समझौता है, पानी को रोकने का, उस पर अमल। तो उसी पर हम बात कर भी रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, मुझे लगता है कि अपने यहाँ भी, मैं कुछ लोगों का ही ये कहूँगा, जिक्र करूँगा, सोशल मीडिया या कहीं पर देखते, सब ये कह रहे थे कैसे रोक लेंगे पानी, ये तो ऐसे ही लगता है कि लॉलीपॉप टाइप का थमा दिया है सरकार ने। आज जो ये सूखी हुई दरिया है पाकिस्तान की, विनोद जी, वो अपने आप में तगड़ा जवाब है कि कैसे रोका जाता है पानी और कैसे रुक गया पानी। लाल जी, ये जो कहते हैं ना कि बिना बम चलाए भी धमाका हो सकता है जी, तो ये बिना बम बारूद के इतना बड़ा धमाका अगर दुनिया ने देखा, तो आप कह सकते हैं कि इस धमाके का ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जमीन पे उतार के दिखाया है। अब ये देखिए कि अभी चिनाब और सिंध के पानी के दरिया को, और जो दो सिर्फ प्रोजेक्ट है, जो चिनाब नदी पे जो बगलियार पावर प्रोजेक्ट है और उधर सलाल पावर प्रोजेक्ट है, और उधर आप देखिए कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है उसके प्रोजेक्ट को, इस दोनों प्रोजेक्ट को अभी सिर्फ इस्तेमाल में, जो पानी गर्मी का महीना है तो जाहिर सी बात है कि दरिया में अभी जो पानी है, नदी में जो पानी है, उसका स्तर अभी थोड़ा सा कम है, और इस पानी को रोकना भारत के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये उसने भारत ने करके दिखाया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका धमाका देखिए कितना बड़ा होने वाला है कि इसी गर्मी के महीने में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत रहने वाली है।
इसी गर्मी के महीने में अभी इन 3 नदियों से पानी निकलने वाली नदियों से पीने के पानी के लिए पंजाब से लेके सिंध तक में वो कम से कम 90% लोग निर्भर है। बिल्कुल। और आज अगर सिर्फ एक बटन दबा है जिसमें आप जिसको आपने जल प्रहार किया है कहा है, तो उसका असर देखिए। खेती बाड़ी को तो आप छोड़ दीजिए, जो कठमुल्ला मुनीर कश्मीर को गले की नस कर रहे थे, जगलर बेन कर रहे थे, आज एक बूंद पानी भी पाकिस्तान के गले में डालने के लिए उनको ये दुनिया से फजीहत मिलेगी और अपने देश से मिलेगी कि मुनीर ने सचमुच में पाकिस्तान को फंसा दिया है। और ये तस्वीरें गवाह हैं, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं सूखी हुई दरिया की। लेकिन जो आपने कहा कि कठमुल्ला मुनीर ने फंसा दिया है, तो कठमुल्ला मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। मैं आपको एक इसकी बानगी दिखाता हूं, आप दोनों बने रहिएगा। लाल मस्जिद इस्लामाबाद के जो इमाम हैं, उन्होंने पूछा कि अगर युद्ध होता है तो कितने लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो जरा देखिए कि इस पर वहां मौजूद कितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ये देखिए जरा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क फजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। इमाम साहब सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में समझ पैदा हो गई है, लेकिन मुनीर में, आसिम मुनीर में ये समझ पैदा नहीं हुई है। डॉक्टर मल्होत्रा, अभी आपने भी जरूर ये बातें सुनी होंगी। ये जो पाकिस्तान के अंदर की हालत है, उससे तो यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर ने जो एक कवायद की, वो कवायद उल्टा मुनीर पे ना पड़ जाए। इस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक दिन मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे हालात बन चुके हैं। क्योंकि जब इमरान खान को जेल में बंद किया गया था, तो सबसे पहले लोगों ने प्रोटेस्ट कहाँ किया था? वो आर्मी हेडक्वार्टर पे किया था। आर्मी जनरल के घर को रैंसैक किया था उन्होंने। तो लोगों में एक बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि जो सबसे ज्यादा मतलब की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जितनी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पानी के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी खराब हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान आर्मी जिम्मेवार है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने 1947 से हमेशा एक जंग वाला माहौल बना रखा। जो पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होना था, वो पैसा हथियार खरीदने के लिए यूज किया गया। क्योंकि आप सोचिए कि जो देश एक इंटरेस्ट नहीं चौंका पा रहा है IMF का या वर्ल्ड बैंक का या चाइना का, वो हथियार खरीद रहा है, तो आप सोचिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पैसा लोगों की एक बेसिक एमिनिटीज को बनाने के लिए यूज होना था, वो पैसा उसके लिए यूज हो रहा है। और अब तो जैसे आपने दिखाया कि चेनाब का पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया है, झेलम का पानी जो है वो फ्लडिंग कर रहा है। तो उनको तो समझ ही नहीं आ रही है कि हम फ्लड की तैयारी करें या पानी को जमा करने की तैयारी करें। तो ऐसा कंफ्यूज कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया है कि हमें करना क्या है। इस तरीके से लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े होंगे और वो दिन दूर नहीं है जब वो पाकिस्तान आर्मी को खुद उनके हेडक्वार्टर से निकाल के उनकी पिटाई करेंगे। बिल्कुल, जिस समझ की बात इमाम साहब कर रहे थे विनोद जी, उससे तो यही लगता है कि जो डॉक्टर मल्होत्रा कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग जो है आर्मी को कहेंगे हम तो समझ गए, अब तुम भी समझ जाओ। लाल जी, मैंने कल देखा था किसी टेलीविजन चैनल पे, और अरशद मदनी हैं जमाते उलेमा हिंद के, तो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी साहब, उनको मैं हंसते हुए देखा था कि भारत पानी कैसे रोक सकता है। और जब भारत ने आज करके दिखाया है, तो ये रियलाइजेशन आपको लाल मस्जिद पाकिस्तान के इस्लामाबाद का है। आप उस लाल मस्जिद के बारे में समझ लीजिए कि यही लाल मस्जिद है जिसपे परवेज मुशर्रफ जब उस समय में राष्ट्रपति थे, तो लाल मस्जिद पे आर्मी का ऑपरेशन कराया था, एक तरह से उसको बुलडोज किया था, सिर्फ चाइना के एक आरोप पर कि यहाँ पे आतंकवादियों को सह दी जाती है। आज वो लाल मस्जिद का जो रियलाइजेशन है, वो इस बात को जान लिया है, पाकिस्तान के लोग ये समझ लिए हैं कि ये जंग पाकिस्तान के अवाम पे बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए जब वो हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं इमाम साहब,
तो उसमें आप देखिए कि 99% लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया है, बिल्कुल, कि उसको पता है कि ये जंग उसके पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, एक पीढ़ी अभी आने वाली, उसकी जो वर्तमान पीढ़ी है, सिर्फ एक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से ही आप देखिए कि अभी गर्मी के महीने में पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। और आगे की नस्लें अभी और इंतजार करेगी कि इंडिया क्या रुख रहने वाला है। ये अभी कुछ दिन के बाद इंतजार करना पड़ेगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे विनोद जी कि जो समझ इमाम साहब ने दिखाई है, जो समझ वहां की आवाम दिखा रही है, वही समझ पाकिस्तान की आर्मी दिखाए और आसिफ मुनीर भी दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और विनोद जी आप बने रहिएगा, आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि ये समझ जो है वो पैदा वहां पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन भारत के कुछ नेताओं को पैदा नहीं हो रही है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे ये खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जो चर्चा हमने बताई थी ब्रेक पर जाने से पहले, वो चर्चा आज की यही होगी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के समझ है, लेकिन भारत के अंदर कुछ नेताओं के अंदर समझ नहीं है, और वो पाकिस्तान टीवी के पसंदीदा नेता बन गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के नेताओं को लेकर पाकिस्तान की टीवी कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है। भारत में पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी पाकिस्तान मीडिया के लिए इन दिनों सबसे बड़ी खबर बन जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का नाम ताजा नाम है। उन्होंने राफेल विमान को खिलौना बनाकर मीडिया के सामने मजाक बनाया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में। नींबू मिर्ची लटकाकर इस शक्तिशाली विमान का उपहास करने की भरपूर कोशिश की अजय राय ने। तो जाहिर है पाकिस्तान की मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया। अजय राय पूछ रहे हैं कि कब कार्रवाई होगी या ऐसे नींबू मिर्ची लटका रहेगा। यह अलग बात है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ही लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल और भारतीय सेना का शौर्य देखा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत आज तक नहीं मिला। यानी पाकिस्तान के नैरेटिव को दोहरा रहे हैं, और ये राजनेता ये दोहरा कर क्या साबित करना चाहते हैं ये बताना तो बिल्कुल मुश्किल है। तो बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि वे सरकार के साथ हैं, और उनके नेता देश के खिलाफ बयान देते रहते हैं। सशस्त्र बलों के मनोबल पर चोट पहुंचाते हैं ये लोग। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जानें गई हैं। यह हमला देश की संप्रभुता पर चोट और जख्म देने वाला था, लेकिन जिन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना है उन्हें देश के मनोबल से भला क्या लेना देना। बीजेपी ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। इस आरोप के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर गायब पोस्ट को हटा लिया था। आपको वो पोस्ट तो याद होगा ही, लेकिन कांग्रेस नेता रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक के मंजुनाथ राव का परिवार अभी इस हमले के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे थे कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सवाल यह है कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने नेताओं को ऐसे बयानबाजी के लिए मना किया है, तो फिर ये लोग कैसे अपनी नेता की बात की अवहेलना करके ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का जो दो मुहा सियासत है वो पाकिस्तान के लिए कुछ और हिंदुस्तान के लिए कुछ और बयान ये नेता इसी वजह से दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे ताजा बयान है वो जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राफेल तो सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने के लिए नहीं है, जनता जवाब चाहती है। सुनिए। ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ, या आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे।
तो ये पाकिस्तान टीवी पर ट्रेंड करने वाले अजय राय की बात थी। तो सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, ने अजय राय पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता मुखौटा लगाए रखे हैं और वो सेना का मनोबल गिराते रहते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और वही जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि अजय राय का यह बयान दुखद है, कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस पर कोई बयान अनर्गल मत दीजिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अगर राफेल पर यह सवाल खड़ा किया है तो निश्चित रूप से ये दुखद है और कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए गंभीरता से। तो कांग्रेस पार्टी की नेताओं की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि नहीं बयान मत दीजिए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? और क्या फिर अगला कोई किसी का बयान आएगा और वो पाकिस्तान के टीवी पे छा जाएगा? इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अशोक पांडे जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हमने देखा कैसे हेडलाइन में सिद्धारमैया जी छाए, सैफुद्दीन सोज जी छाए, कांग्रेस जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, हाँ तारिक कर्रा शायद उनका नाम है, वो छाए, और भी कांग्रेस के कुछ नेता छाए, अब अजय राय जी छाए। आगे चल करके मुझे लगता है कांग्रेस केंद्र में कहती रहेगी कि कोई बयान ना दें, कल को कोई और नेता कांग्रेस का आएगा बयान देगा, दिन भर पाकिस्तान के टीवी पे हेडलाइन में छाया रहेगा। ये चल क्या रहा है बताइए। लाल जी, ये सवाल तो आपका आज CWC से पूछना चाहिए कि भाई CWC ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी तो उस दिन भी CWC ने ये निर्णय लेके कहा था कि हमें एक देश अभी एकजुट है और आतंकवाद, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ में देश का एक स्वर होना चाहिए, इसमें कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपने देखा कि एक हफ्ते के बाद उसी CWC से आला कमान के द्वारा फिर एक लेटर निकाला गया कांग्रेस का लीडर के नाम कि भाई अभी अनर्गल बयान, इस तरह के बयानबाजी से बाज आए जी। तो क्या कांग्रेस के ये नेता आला कमान की बात नहीं मान रहे हैं, या ये कांग्रेस के नेता ये समझ रहे हैं कि वो जो स्ट्रैटेजी को बता रहे हैं लोगों को और वो जो मोदी गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक रणनीति का एक हिस्सा है कि आला कमान कुछ बोल रहे हैं, नेता कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर तो ये है कि जब आप एक राफेल को, जो अभी 4 दिन पहले अजय राय पार्टी अध्यक्ष है, शायद उन्होंने नहीं देखा कि गंगा एक्सप्रेसवे पे यही राफेल का जो शौर्य था, शक्ति प्रदर्शन था, दिन में भी दिखाया, रात में भी, अंधेरी रात में वहां पे राफेल ने वहां पे टच डाउन किया था। तो क्या इस शौर्य को देखे बगैर वो नींबू लटकाए एक खिलौने पे राफेल का और वायु शक्ति का, हमारी सेना के जो शक्ति है उस पे वो मजाक कर रहे हैं? ये अधिकार उनको किसने दिया? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान टेलीविजन उनके इस खिलौने को लेके वहां एक हेडलाइन बनाता है और पाकिस्तान टेलीविजन इस पे डिस्कस करता है, तो क्या अजय राय को शर्म नहीं होनी चाहिए कि देश की सेना और उसके मनोबल को जब आप तोड़ते हैं तो क्या आप इस एक गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिसाइज है या सीधे सीधे आप सेना पे हमला करते हैं? ये बात का जवाब तो कांग्रेस के लीडर जरूर देंगे। बिल्कुल देंगे, इसीलिए तो मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास सीधे जा रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल इंतजार कर रहे होंगे कि अब कौन से नेता का बयान आएगा और उनको हेडलाइन आइटम मिलेगा। ये हो क्यों रहा है संदीप त्रिपाठी जी, जब खास तौर पर हमने देखा जयराम रमेश जी ने बोला था
सीडब्ल्यूसी ने भी कहा है कि इस तरह के बयान नेता ना दें, और वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन फिर भी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। क्यों इस तरह का हो रहा है संदीप त्रिपाठी जी? लाल जी, पहली बात तो अनुरोध करूंगा, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, विनोद जी कृपया बोलने दीजिएगा, रिक्वेस्ट है बड़े विनम्रता पूर्वक जी। देखिए, हमारा ऑफिशियल स्टैंड सरकार के साथ है और कल भी थे, आज भी हैं, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। उसमें जो हमने दिया सीडब्ल्यूसी ने, उसमें त्वरित कार्रवाई, पारदर्शी कार्रवाई, स्पष्ट जवाबदेही, ये 5 शब्द मुख्यतः अगर आप पढ़ेंगे तो सीडब्ल्यूसी के जो हमने अपना रेजोल्यूशन पास किया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अब त्वरित तो हो नहीं रहा है सर। मोदी जी दूसरे दिन चले जाते हैं बिहार प्रचार करने, फिर चले जाते हैं अपने मालिक अडानी का पोर्ट का उद्घाटन करने। अब सर त्वरित तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब रही बात अजय राय, जिस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जी, अजय राय जी ने कभी राफेल का अपमान नहीं किया, न सेना का अपमान किया। राजनाथ जी ने, देखिए हमारे यहाँ हम 600 साल गुलाम रहे मुगलों के और 200 साल रहे जो है अंग्रेजों के। हमारे यहाँ तलवारवा पूजी जाती है सर, तलवारवा की पूजा उजा करते हैं खूब। दशहरा पे हम अपना असला मार टिक्का उक्का लगा के पूछ डालते हैं। टिक्का लगाने से थोड़ी ना होगा, टिक्का लगाने से दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, उसका उपयोग करिए ना। उपयोग करने से होगा। उसका कब भाई आप काहे लिए लाते हैं? फिर देश का इतना पैसा खर्च हो रहा है देश के रक्षा जो है संसाधनों पर, तो उसका उपयोग करने के लिए है। आप पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश आकर हमारे लोगों को मारकर चला जाएगा और हम टोटी का पानी बंद करते रहेंगे, और आपके कहने पर हम लोगों ने, किसी ने बीच में टोका टोकी नहीं की, आपने त्वरित पर बड़ा जोर दिया, त्वरित पर बड़ा जोर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको बताऊं कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय के जो आर्मी चीफ थे उनको मार्च में बोला था कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हमने कार्रवाई कब की थी? दिसंबर में, पूरे 8-9 महीने के बाद। संदीप जी, त्वरित नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, इस चीज को समझिए, ठीक है? इसमें जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंदिरा जी का उस वाकये का जिक्र किया, वहां पर हमारे किसी नागरिक को नहीं मारा गया था। अगर आप बात करेंगे तो पुलवामा से सीख लीजिए भाई। 5 साल हो गया, आज तक 10वां को यही नहीं पता चला 10वां आया कैसे? कैसे नहीं पता चला? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में उनका मंत्री बोल रहा है कि हमने भारत के वहां के लोगों के साथ, जो भारत में कुछ गद्दार रहते हैं, उनके साथ मिलकर के हमने करवाया। आपको पता ही नहीं चला कैसे हुआ है? कौन है गद्दार? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वहां का मंत्री फवाद चौधरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत का बयान है। त्रिपाठी जी, आप वहां के नेशनल असेंबली में, और दर्शकों के लिए बता दूं, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली वही चीज है जो अपने यहाँ संसद है। त्रिपाठी जी बहक रहे हैं। हाँ ठीक है, छोड़िए उस बहस को, छोड़िए। मैं आता हूँ संदीप जी, लौटता हूँ आपके पास। मुझे अशोक पांडे जी के पास जाने दीजिए। अशोक जी बताइए, अगर उन्होंने राफेल पर उन्होंने चित्र दिखा दिया तो क्या दिक्कत है? उनका कहना है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तो बताइए उनकी इस मांग में गलत क्या है? अशोक जी बताइए। देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सेनाध्यक्ष ने कहा था कि हमने बुरी तरह मारा है, पाकिस्तान भी मान रहा है हमने बुरी तरह मारा है, लेकिन कांग्रेसी नहीं मानेंगे। उल्लास जब तक इनको सेनाध्यक्ष भारत का नहीं देगा, ये नहीं मानेंगे। और अभी अजय राय ने जिस तरह से सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है, भारत के सैन्य तैयारियों की हंसी उड़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पे अजय राय, पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए तो अजय राय, राहुल गांधी वहां प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे यह काम पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता जो अजय राय ने किया है, नेहा राठौर ने किया है। निश्चित तौर पे ऐसे गद्दार शुरू से ही रहे हैं। राणा प्रताप रहे, गद्दार हो, बिरयानी खाने वाला गद्दार है, बिरयानी खाने जाता है। अब उनको बोल लेने दीजिए, आपको उन्होंने नहीं टोका था, उनको बोल लेने दीजिए, आपको नहीं टोका था उन्होंने, बोल लेने दीजिए, बाद में आप दीजिएगा जवाब एकदम।
को महान बताते हैं, जिन्ना को महान बताने वाला और हमारी सैन्य शक्ति का मजाक उड़ाने वाला, दोनों सरकार एक साथ मिल गए हैं। हमें पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, हमें डर इन गद्दारों से है, कांग्रेसी गद्दारों से। आप लोग हो, पाकिस्तान की जब भी सत्ता में आते हो दलाली करते हो, कांधार तक आतंकवादी को छोड़ने अब जाइएगा। मोदी जी अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को कार्पेट पर बुलाएंगे, मोदी जी बिना देश के बताए जाएंगे पाकिस्तान केक खाने, बिरयानी बर्थडे मनाने, अपनी माता जी के लिए साल लेके आएंगे, आतंकवादी लेके जाएंगे और गद्दार हो गए हैं। कैसे भैया अटल बिहारी वाजपेयी समझौता लेके गए, आगरा में अखिलेश यादव जिन्ना को महान कहता है। 30 लाख लोगों की लाशें आई थी तब पाकिस्तान बना था और तब जिन्ना को अखिलेश महान कह रहा है। आवाज सैन्य शक्ति का अपमान कर रहा है। ठीक है, मैं जरा आप दोनों रुकिएगा, मैं विनोद जी को लाता हूँ चर्चा में। रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। संदीप जी आऊंगा, आऊंगा पक्का आऊंगा। मुझे विनोद जी को लाने दीजिए। अशोक जी आ रहा हूँ। संदीप जी मैं आप दोनों के पास सर, मैं दोनों मेहमानों से एक विनती कर रहा हूँ कि देखिए सवाल ये है कि देश में संदीप जी प्लीज आ रहा हूँ, आप ही के पास आप ये समझिए कि देश की स्थिति को समझिए जी, कि आप ये देखिए कि देश में जिस तरह से अभी विमर्श चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर आप देखिए तो रोज जिस तरह के स्ट्रैटेजिक मीटिंग हो रहे हैं, जिस तरह से सेनाध्यक्ष की अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, हर क्या आप उम्मीद करते हैं कि हर तैयारी का लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी को शाम में उसका प्रेस रिलीज मिले? क्या यह देश इस बात के लिए उम्मीद करता है कि अभी राजनाथ सिंह ने जो बात कही है, डिफेंस मिनिस्टर इस देश के, वो कह रहे हैं कि जनता के इस आक्रोश को सरकार समझ रही है। अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जनता जो चाहती है उसी मुताबिक सजा मिलेगी, आप इस सरकार के कमिटमेंट पे शक करते हैं। आप इस सरकार की कमिटमेंट पे शक करते हैं। ये वही आप में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात बहुत दमदार तरीके से रख रहे थे संदीप जी। क्या यह देश भूल गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन के लीडर थे, तब भी वो जेनेवा में भारत सरकार की पक्ष रख रहे थे? बिल्कुल। क्या यह देश भूल गया है उन चीजों को? और पाकिस्तान स्तब्ध था कि यहाँ का अपोजिशन लीडर किस तरह से मजबूती से अपनी सरकार के पक्ष को रख रहा है वहां। और आप उस देश में आज अगर पीएम मोदी उस बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप हमेशा इस बात का पॉइंट खोज रहे हैं कि हम कहां मोदी को घेर रहे हैं। अरे आप पीएम मोदी को घेरते रहिएगा बॉस, अभी आप देश को घेर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं। ये कब आपके ये चन्नी साहब समझेंगे, कब आपके सिद्धारमैया समझेंगे, कब आपके तारिक अहमद कर्रा समझेंगे, कब समझेंगे ये? ठीक है ये देश आपको कभी माफ करेगा? इस लायक आप लोग हैं अब जी। संदीप जी, अगर वास्तव में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, सीडब्ल्यूसी ने समझ लिया, अगर समझ लिया है, तो जो बात वो अपने नेताओं को समझा रहे हैं वो तो समझ लेनी चाहिए। फिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली चीज को मैं पहले ही राउंड में बात क्लियर कर दिया हूं। अब मैं सिर्फ अभी 2-3 बातें जो आई हैं उस पर रखना चाहता हूं। अभी अशोक पांडे जी ने बात की बालाकोट स्ट्राइक की और उन्होंने कहा कि वायुसेना के सेना अध्यक्ष ने आकर बयान दिया था। पहली बात तो ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया था। वाइस एयर चीफ मार्शल RJ कपूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान से संचालित होने वाले जो है आतंकी कैंपों पर हमला किया गया, इसमें आतंकी संगठन को काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन बता दिया यहाँ 300 उड़ गए। सेना का ऑफिशियल बयान क्या है? अनुमान लगाया जा रहा है। और कांग्रेस का बयान क्या था कि पेड़ की टहनी टूटी है। अब कांग्रेस को लाश गिन के बतावे तो मैं मानेंगे। अब आप शांत रहिए अशोक पांडे जी। अब या फैक्ट थोड़ा देख लिया करिए, बैठ कर कौन बैठा है, या फैक्ट में बात होगी। जो नाटक कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, जनता देख रही है। हम कैद डालेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। क्या आपने 2019 में पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद इस देश ने 40 सैनिकों की शहादत दी, फिर उसके बाद भी सैनिक लगातार मारे जाते रहे। आप क्यों उससे व्यवसाय करते रहे? आज आप बंद करते हो। थोड़ा फैक्चुअली आइए। इसमें ड्रास्टिकली काफी कमी आई है।
काफी कमी आई है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में। पत्थरबाजी तो खत्म हो गई है, आतंकवादी हमलों में भी काफी कमी आई है, फैक्चुअली आई है। उसको कहेंगे तो वो भी रखा है, फैक्ट बात करेंगे सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, फैक्ट पर बात। 2024 60 आतंकी घटनाएं हुई है, 32 नागरिक मारे गए हैं, 26 सैनिक मारे गए हैं। सर आंकड़ों पर बात करता हूँ, आप मुझे जानते हैं। हाँ ठीक है, पहलगाम वाला तो हम देख ही रहे हैं कि 26 लोग मारे गए। पूछ के मारा है। 2024 गृह मंत्रालय के वेबसाइट के आंकड़े बता रहा हूँ, ये 25 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात ये है सर, फिर मैं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, आपने माना कि गलती हो गई, ठीक है, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप लगातार अभी आप कह रहे हो कि हमको बोलने की मनाही है, ठीक है, हम नहीं बोलते, लेकिन हमने सरकार को, भारत सरकार को समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार तो इसीलिए तो ये उम्मीद की जा रही है, इसीलिए तो उम्मीद की जा रही है कि देश के साथ खड़े दिखिए, भारतीय सेना के साथ खड़े दिखिए, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर हेडलाइन नहीं बनिए, एक के बाद एक नेता हेडलाइन बने जा रहे हैं। अशोक पांडे जी बताइए, कह रहे सरकार के साथ तो हम खड़े हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इनका एक पैर पाकिस्तान में रहता है, ये दुर्भाग्यजनक है। भारत में कुछ होता है तो चाइना से जाके राहुल गांधी स्वयं बात करती, भारत में कोई अटैक होगा तो उस राष्ट्र से जाके बात करेंगे। आज जब स्थिति आपने बताया कि मार्च में इंदिरा जी ने कहा था और नवंबर में युद्ध हुआ था, और ये सीधे सीधे प्लास्टिक की जहाज लेके जिस तरह का की राजनीति इनके प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार आदमी ने किया है, वो जयचंद और मान सिंह ही कर सकता है जो अजय राय ने किया है। अजय राय का नाम भी अब कोई नहीं रखेगा अजय अपने लड़के का, क्योंकि जयचंद और मान सिंह कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता। आज इस देश में संकट की घड़ी है, निश्चित तौर पे युद्ध होगा और उसका प्रारंभ हो गया। ठीक है, बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सच है, संकट की घड़ी है, देश में एकता की जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सच में ये समझ लिया है कि नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए, तो कांग्रेस के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। क्या जरूरत है हेडलाइन बनने की? विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं अजय जी के बात, अब ये त्रिपाठी जी की बात से ज्यादा चिंता इस बात की है कि देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं, उसमें मैं इनके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देखिए कि वो रोज जो है एक तरह से वो काउंटडाउन गिन रहे हैं, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 5 दिन। इसका कोई मतलब नहीं है। आप जब ये देश का काम, ये पॉलिटिशियन का काम नहीं है, युद्ध जंग लड़ना एक देश के साथ में, जिस देश में आप ये फर्क ही नहीं पा रहे हैं कि वो जनरल जो है वो खुद टेररिस्ट है, कठमुल्ला है या जनरल है। आप इतने आप सोचिए कि आप जिस देश से लड़ रहे हैं, ठीक है, उस देश की हालत को भी आप समझिए। आप सवाल ये है कि ये स्ट्रेटेजिक फैसला है कि उसमें ये फैसला सेना को लेना है, जो पहले दिन के मीटिंग में पीएम ने कहा, सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि सेना जब चाहे अपनी कार्रवाई कर सकती है। 10 सेकंड ये पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब क्या होता है कि जब वो पूछते हैं 11वां दिन, 12वां दिन, क्या आपने इस देश के उस सिविलियन 10 सेकंड ले लीजिए, चिंता की है? ठीक है संदीप जी 10 सेकंड लीजिए जल्दी। विनोद जी विडंबना ये है, बिल्कुल हमको पता है कि ये सेना का काम है, लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब मोदी जी रात भर बैठकर रणनीति बनाते हैं, बताते हैं कि बादल रहेगा तो राडार। इस पर ये जो है ना, एक पार्टी के नेताओं का ये इस पर नहीं होना चाहिए। पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के नेता अगर इस पर ये करेंगे, अपना बयान देंगे, तो फिर नहीं, मुझे लगता है कि इस समय ज्यादा गंभीरता की जरूरत है, ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया फिलहाल संदीप जी, अशोक जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे करीब 1 महीने बाद जो एक तरफा दंगा के पीड़ित हिंदू हैं मुर्शिदाबाद और मालदा के, उन पर 1 महीने बाद ममता की बरसात आज हो रही है। करेंगे इस पर बात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी? मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर सवाल ये उठ रहा है कि ममता करने में इतनी देरी क्यों हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक तरफा दंगा से पीड़ित हिंदुओं से आखिरकार आज मिल रही हैं ममता बनर्जी। करीब 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दंगा पीड़ित हिंदुओं की आज आखिरकार याद आ गई। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए अब जाकर पहुंची हैं ममता बनर्जी। नए वक्फ कानून के विरोध में कट्टरपंथियों ने मुर्शिदाबाद और मालदा में किया था एक तरफा दंगा। मुर्शिदाबाद में 3 और मालदा में 1 व्यक्ति की दंगाइयों ने हत्या भी कर दी थी। और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तो हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जला दिया था। हिंदुओं के घरों में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ और लूटमार मचाई थी, तो डर के मारे हिंदुओं ने अपने घरों से भागकर शरणार्थी शिविरों में अपनी जानें बचाई थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर विस्थापित हिंदुओं ने कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। दंगाइयों के सामने सरेंडर कर दिया। हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही पश्चिम बंगाल की पुलिस और दंगाई लूटमार और तोड़फोड़ मचाते रहे। बाद में अदालत के आदेश से इन इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा और बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर इस बीच राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, केंद्र को अपनी चिट्ठी दी है, रिपोर्ट दी है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगों पर चिंता जताई है और राज्यपाल ने राज्य में कट्टरपंथ और उग्रवाद को गंभीर चुनौती बताई है, खासकर सीमावर्ती जिलों में। और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद के साथ ही मालदा का भी जिक्र किया है। और क्या कहा है राज्यपाल ने रिपोर्ट में? राज्यपाल ने कहा कि हिंसा की पूरी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, सीमावर्ती जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित होनी चाहिए। यह बात राज्यपाल की रिपोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात कि हालात बिगड़ने पर अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन भी लागू करना चाहिए। यह राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कह दी है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बांटो और शासन करो की राजनीति नहीं करते हैं। मैं पहले देश का जो अभी चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसमें तो हम कह दिया कि हमारा पार्टी पूरा बॉर्डर का साथ है। हम कभी इसको डिवाइड एंड रूल नहीं करते। मुर्शिदाबाद में मैं पहले जा सकती थी, लेकिन जब तक हमारा कोई चीज अगर कुछ हो, स्टेबिलिटी ना आए, पीस मेंटेन ना हो, तब तक हम लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया कि ममता पहले नहीं गई, लेकिन ममता को मौलवियों के साथ मीटिंग करने का टाइम था और दंगा पीड़ितों से मिलने का नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए? वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया, मंदिर उद्घाटन किया, वहां गए। लेकिन जहां हाहाकार कर रहे थे हिंदू, और एक बार नहीं बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है। कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और आप इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहाँ का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। उनके साथ जो प्रेस वाले जाएंगे उनको उनके सामने कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई ऐसा चित्र नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से ही वहाँ रिपेयरिंग शुरू हो गया था। सरकारी अलग अलग दफ्तर के ऑफिसर जाके सीमेंट बालू लेके मंदिर को रिपेयरिंग करना, घर को रिपेयरिंग करना, यही करना शुरू किया था कि लोगों को पता ना चले कुछ ऐसा घटना हुआ है। तो वहीं बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। आज 8 तारीख को घटना घटा, आज हो गया आपका 5 तारीख को आप जा रहे, तो ये हिंदू तो समझ ही रहे।
आपका प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदू कहाँ है? नीचे है, इधर ऊपर 30% है, सिर्फ मुसलमान होना है, वो आपका प्रायोरिटी है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए भी आपका कोई भी चिंता नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत जी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, अभी बीजेपी कह रही है कि आपको करीब 1 महीने बाद सुध लेने के लिए जा रहे हैं। उस समय आपको इमामों से मिलने का टाइम था और इन लोगों से मिलने का नहीं। तो ममता कह रही हैं कि दरअसल हम चाहते थे कि भाई उनको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा सेटल हो जाएं। तो इस लॉजिक में, सीएम की इस लॉजिक में कितना दम है दादा? नहीं, सुनने में काफी अच्छा लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने वहां पे जो लोग विस्थापित हो गए थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो अपने जगह पे फिर वापस जाए, अपने घर बना ले, उसके बाद ही वो जाके वहाँ पे इन लोगों को अपने जो आशीर्वाद की हाथ है वो रखने के लिए इतना देर किया, करीब करीब 1 महीना देर किया। लेकिन ये जो दिलीप घोष ने जो बात उठाया, इस बात पर अमल देना काफी जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि अब मुअज्जिम के साथ और मौलाना के साथ मिलने के लिए कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में आपके पास टाइम है जी। लेकिन जो हरगोविंदो दास और उनका बेटे चंदन दास को वहां पे कत्ल कर दिया गया, इन लोगों को तसल्ली देने के लिए आपके पास ना कोई शब्द है, ना आपके पास ना कोई बाकी उपाचार है कि इसके द्वारा आप बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस मामले में बता दूं कि हरगोविंद दास की परिवार सारे के सारे मुर्शिदाबाद छोड़ के कोलकाता आ गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहते हैं और इस सारे मामले को किसी दूसरे एजेंसी से जांच कराया जाए, इसीलिए उन लोगों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखा है और शायद कोर्ट में भी इसके बारे में कुछ याचिका थोड़ी सी चर्चा राज्यपाल की रिपोर्ट पर। दादा, राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में इस बार खासतौर पर बोला है कि एकदम बिल्कुल एक विकल्प के तौर पर 356 लगाया जाना चाहिए और तमाम सिफारिशें की हैं। हाँ, देखिए, ये राज्यपाल ने आखिर तक जो बात लालचाँद हम लोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, साल भर बार बार बात कर रहे थे कि जो सीमावर्ती जिला है, नदिया से लेकर या दक्षिण 24 परगना से लेकर कुछ बिहार तक या दिनाजपुर तक, ये हर सीमावर्ती जिला में अलग से सोचना चाहिए, अलग से इस जगह पे सुरक्षा की बंदोबस्त करना चाहिए। और ये गवर्नर साहब खुद जाके मालदा और मुर्शिदाबाद में उनका एहसास हो गया और उन्होंने जो कुछ भी लिखना है अपने रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मे 356 बी इम्पोज्ड, मतलब अगर लगे सरकार को, केंद्र को, तो 356 भी लगाया जा सकता है। ऐसा स्थिति है यहाँ पे। लालचंद, ठीक है, शुक्रिया दादा, शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे हम लोग इस मामले पर और बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।